नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं गौरव सावंत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिना नाम लिए एआईएमआईएम सांसद और नेता असदुद्दीन ओवैसी को दो टूक चेतावनी दे दी कि उत्तर प्रदेश में नागरिकता कानून के विरोध में एक और शाहीन बाग बनाने की धमकी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में एक बीजेपी के बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने लगे हाथ अब्बा जान और चाचा जान के अनुयायियों को भी कड़े शब्दों में कह दिया कि माहौल खराब करने वालों से कड़ाई से निपटना जानती है सरकार। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट भी करार दिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले क्या यह ध्रुवीकरण की रणनीति है? 2017 में शमशान कब्रिस्तान, 2022 में अब्बा जान और चाचा जान। इसी पर है आज का दंगल। पहले यह रिपोर्ट। सीट वाले कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश में सीए पर चुनावी बिसात तो असदुद्दीन ओवैसी ने बिछाई, लेकिन उस बिसात पर दांव आजमाने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर आए। योगी ने एक सांस में ओवैसी को निशाने पर लिया और उन्हें अखिलेश यादव का एजेंट बता गए। साथ में चेतावनी उनके अनुयायियों को भी दे गए। मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। योगी ने सीए पर राजनीति के शोले को भड़काया तो उसी रैली में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने जिन्ना पर राजनीति को धार दे दिया। देश को खंडित करने का काम जिन्ना ने किया और आज जो लोग जिन्ना को याद करते हैं उनको चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना ये राष्ट्रवादी ताकतों का काम होता है। इसको हम सीए पर जिन्ना का मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनावों में बड़ा असर डाल सकता है। एक ओर ओवैसी की धमाकेदार एंट्री से मुसलमान वोटों के पटने का अंदेशा है तो दूसरी ओर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण कराने का आरोप लग रहा है। 2017 के यूपी चुनाव में शमशान कब्रिस्तान का दांव खेला गया था। 2022 के लिए भी वैसा ही माहौल बनता जा रहा है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि 2022 के चुनाव राष्ट्रवादी बनाम जिन्नावादी है। कौन कर रहा है उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति? अखिलेश यादव का जिन्ना दाव, असदुद्दीन ओवैसी का शाहीन बाग की धमकी, या फिर योगी आदित्यनाथ का अब्बा जान और चाचा जान? क्या ध्रुवीकरण ही है जीत की कुंजी? दंगल में आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, एआईएमआईएम से प्रवक्ता वारिस पठान और नेता समाजवादी पार्टी से राजीव राय, बहुजन समाज पार्टी से एमएच खान और कांग्रेस से राजेश मिश्रा। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, योगी आदित्यनाथ की चेतावनी अब्बा जान और चाचा जान के अनुयायियों को किसकी ओर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकेत? मुख्यमंत्री का संकेत स्पष्ट तौर पर जो इस देश में, इस प्रदेश में सीएए के नाम पर अराजकता फैलाने का प्रयास करेगा, ध्रुवीकरण करने का प्रयास करेगा, जो कोई अराजकता फैलाएगा, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ेगा, उसके लिए स्वाभाविक तौर पर प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का दायित्व है कि वो ऐसे अराजक शक्तियों के खिलाफ, ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ उनको चेतावनी दें। और स्वाभाविक तौर पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने
अराजक शक्तियों को चेतावनी देने का काम किया है कि आप उत्तर प्रदेश में उपद्रव करने की कोशिश ना करें, आप अराजकता फैलाने की कोशिश ना करें, आप धार्मिक ध्रुवीकरण फैलाने की कोशिश ना करें। यह तो संविधान सम्मत बात की है आदरणीय योगी जी ने। कौन कर रहा है इस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण? वारिस पठान, आप ध्रुवीकरण का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग बनाने की धमकी बीजेपी का आरोप है, यह आपकी पार्टी ने किया। ध्रुवीकरण की राजनीति कौन कर रहा है वारिस पठान? देखिए गौरव साहब, ध्रुवीकरण की राजनीति करने की मोनोपोली तो सिर्फ भाजपा के पास है, ये आप भी जानते हो, पूरा देश जानता है इस बात को। अब योगी की बात से आप कुछ समझ सकते हो कि कितनी घबराहट, बौखलाहट उनके अंदर आ गई है, क्योंकि वो समझ गए कि इस बार उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं बनेंगे और भाजपा हारेगी इंशाअल्लाह। अब रहा सवाल हमारा वहां जाना, तो बिल्कुल हम तो फर्स्ट डे से बोलते आ रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, तकरीबन 100 सीटों पे हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और हमको यकीन है कि हमारा ग्रास रूट लेवल पे 5 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है, हम जीतेंगे, वहां पर कामयाब होंगे। तो इनके पेटों में दर्द हो गया। अब लोग सवाल करते हैं योगी से कि आप बताइए पिछले 5 साल में सिवाय उत्तर प्रदेश में नाम बदलने के आपने क्या काम किया? उनके पास जवाब नहीं है। क्राइम रेट बढ़ गया, किस तरह कंट्रोल होगा? उनके पास जवाब नहीं है। हाथरस के इंसिडेंट्स पे उनके पास जवाब नहीं है। गोरखपुर पे साइलेंट है। लखीमपुर आपने देखा कि किस तरह उनके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, जवाब नहीं है। तो ये सारे सवालों के जवाब से तो लोगों ये के सब ध्यान सवाल को पूछिए, भटकाने के शाहीन लिए बाग, अब योगी आगे ये शाहीन बाग बताने क्यों? हमको, ये सब सवाल पूछिए, ये सब चुनाव में आप सवाल पूछिए, लेकिन बात क्या कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? एक और शाहीन बाग बनेगा। लेकिन राजीव राय, योगी आदित्यनाथ का तो आरोप यह है कि असदुद्दीन ओवैसी तो समाजवादी पार्टी के एजेंट है। आरोप यह लगा रहे हैं कि दोनों ही अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को भड़का रहे हैं, यह मुस्लिम वोट की राजनीति है। देखिए कौन एजेंट है कौन नहीं, ये पूरी जनता जानती है। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी को भी वारिस पठान जी, एक बार राजीव जी अपना पक्ष रख ले, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। कल तक मायावती। वारिस जी, राजीव जी बोलिए। मैं बोलूं ना? गौरव जी, नहीं, राजीव राय, स्पष्ट कर दूं, मुझे ये कहा राजीव गया राय, था राजीव कि राय, ये केवल जो- राजीव राय। अरे बात करूं? जी मैं बोल सकता हूं? बिल्कुल सर, बोलिए। गौरव जी, मुझे ये कहा गया था कि जो आज का डिबेट है इसका मुद्दा होगा जमुना एक्सप्रेसवे का नाम बदलने पर। ये हिंदू मुसलमान का होता तो मैं व्यक्तिगत रूप से अवॉइड करता हूं, और जहां तक आज के अब आ गया हूं तो आप जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, पूरे देश को पता है कि बी टीम किसकी है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, बिहार इसका ज्वलंत उदाहरण है। ये एक मौसमी पार्टी है जो आ जाती है, तो उससे ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बदहवासी में जगह जगह जाकर बोल रहे हैं, उन मुद्दों को भी जनता समझ रही है कि इनके पास उन तमाम सवालों के जवाब नहीं है। जिन वादे पर सरकार आई थी, झूठ बोलकर सरकार आने वाली सरकार सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है। नौजवान पूछ रहे हैं रोजगार कहाँ है, महिलाएं हमारी पूछ रही है हमारी सुरक्षा कहाँ है, किसान पूछ रहे हैं दोगुनी आय कहाँ है, उत्तर प्रदेश पूछ रहे हैं विकास कहाँ गायब है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, मंत्री कहीं अपनी गाड़ी से रौंदवा रहे हैं, तो कहीं थप्पड़ मारने वाले को जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो कहीं कोर्ट में गोलियां चल रही है, अपराध में नंबर 1 हो गया। जिन मुद्दों पर जनता चाहती है कि महंगाई क्यों बढ़ी, अपराध क्यों बढ़ा, बेरोजगारी क्यों बढ़ी, लोग क्यों तड़प तड़प कर मरे, उन मुद्दों पर जनता सुनना चाहती है। और इनकी बदहवासी और मेंटल बैंकरप्सी बताती है कि उन मुद्दों को छोड़कर तमाम सारे मुद्दे करेंगे, लेकिन हम बात खाली वो विकास की करेंगे, बात इनके वादों को याद दिलाने के लिए करेंगे, बात ये इस बात का हिसाब पूछेंगे कि जिन मुद्दों पर सरकार में आए थे उसने क्या किया। जरूर करे, लेकिन इसमें फिर यह भी समझा दें कि जिन्ना का महिमा मंडन क्यों। वैसे आज की डिबेट का ये टॉपिक इसलिए बदला क्योंकि योगी आदित्यनाथ का अब से थोड़ी देर पहले जो बयान आया था, तो खबर उस हिसाब से आगे बढ़ी। लेकिन जिन्ना का महिमा मंडन और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, क्या दोनों में आपको तालमेल दिखता है या नहीं दिखता है? इसका उत्तर आप दीजिएगा। लेकिन वारिस पठान आपको जवाब देना चाहते हैं, प्रेम शुक्ला जी भी। इससे पहले कि मैं खान साहब के पास जाऊं या मिश्र जी के पास जाऊं, वारिस पठान जल्दी से आप भी उत्तर दीजिए। कह रहे हैं आप तो मौसमी पार्टी हैं, वही जाते हैं जहां बीजेपी को लाभ होता है। देखिए समाजवादी पार्टी को भी समझ में आ गया क्या इन्होंने किस तरह से मुसलमानों के 19% वोट तो इनको चाहिए मगर कुछ नहीं किया। 12
2012 के घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो 16% रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे जॉब और रिजर्वेशन में। इनने नहीं दिया। ये तो बहन जी के साथ स्कूटर और मोटरसाइकिल पे घूमते थे और एक दूसरे को गाली दे रहे, जबकि बहन जी तो बीजेपी के साथ 3 बार सत्ता में रह चुकी। तो बी टीम कौन है, साथ में कौन है, ये अब तमाम लोग देख रहे हैं। अब देखने वाली बात ये, समाजवादी वाले ध्रुवीकरण की राजनीति कैसा कर रहे हैं। जिन्ना कौन लाया था, क्या हम लाए थे? ये क्या सोच के लाए थे जिन्ना को? अरे हम तो जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा के बैठ गए 1947 से ही, और हमारे देश भारत में रह रहे। आपने लाया, आपने ये सोच के लाया कि मुसलमान वर्ग आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन भाई साहब गलती है। इस वक्त का मुसलमान हिस्सेदारी चाहता है, इस वक्त का मुसलमान अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहता है, और उसको दिखता है कि आज हमारे पास अगर वाकई के अंदर कोई अल्टरनेटिव है तो वो ओवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, और वो उसके साथ जाएगा। आप बी टीम से लेकर डी टीम तक, ई टीम सब बोल दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2017 का चुनाव में भी हम तो सिर्फ 30 जगहों पर लड़े थे, तो क्यों भाजपा जीत गई? आप में अगर ताकत नहीं है हराने की, तो अपनी खामियां का अब तक उसका ठेकड़ा आप हमारे सर पे डाल देते हो, डालिए। मगर आज हम दोनों से भी सवाल करते हैं, चाहे भाजपा हो या एसपी हो। सर मैं बताऊं, ये दोनों भी एक ही सिक्के के 2 पहलू है गौरव साहब। ये दोनों को भी तुष्टीकरण की राजनीति सूझ रही है, क्योंकि इनके काम दिख ही नहीं रहे कहीं भी। अब एक एक्सप्रेस वे बन गया, उसमें सारे के सारे क्रेडिट लेने आ गए। अब भाजपा ने तो ये कह दिया कि 2014 से ही देश में काम हो रहा है, यानी 2014 के पहले हिंदुस्तान पूरा एक जंगल था, ना रस्ते थे, ना ट्रेन था, कुछ था ही नहीं। प्रेम शुक्ला जी आपको जवाब देना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, ट्रेनें आ गई, तो इनकी तो बात ही अलग। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि AIMIM जी समाजवादी पार्टी के एजेंट है। समाजवादी पार्टी के एजेंट कैसे हैं जब दोनों ही एक तरह से, जो आपका आरोप है, एक ही वोट बैंक के लिए लड़ रहे हैं? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास जो है और सबका विश्वास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 5 वर्षों में जो है पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की डबल कर दी, जीडीपी डबल कर दी। हम तो विकास की बात करते हैं। लेकिन अगर कोई यहां पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करता है, कोई मेरे चंदन को सांप्रदायिक और अपनी टोपी को सेकुलर कहता होगा, कोई अगर सीएए के नाम पर अराजकता फैलाएगा, शाहीन बाग बनाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में करेगा, तो स्वाभाविक तौर पर उसके विरुद्ध मुख्यमंत्री का संवैधानिक दायित्व और मुख्यमंत्री उसका निर्वाह करेंगे। तो मुख्यमंत्री अपने संवैधानिक दायित्व के निर्वाह का संकल्प लें, और इसमें अगर कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छिद्रान्वेषण करे तो ये वो छिद्रान्वेषण करता रहे। लेकिन हमने अपने संवैधानिक दायित्व का निश्चित तौर पर ध्रुवीकरण करेंगे। और जब ध्रुवीकरण होता है तो ध्रुवीकरण का फायदा किसको होता है साहब? आप बारंबार शाहीन बाग करके किसको उकसा रहे हैं? शाहीन बाग की बात करके आप धर्म विशेष यानी मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं, और मुसलमानों को उकसाने का काम सपा भी करती है, मुसलमानों को उकसाने का काम AIMIM भी करती है। तो ये दोनों एक दूसरे के टीम बी टीम हुए। भारतीय जनता पार्टी किसी को उकसाने का काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करती है। हमने अगर एलपीजी गैस कनेक्शन हिंदू को दिया है तो मुसलमान को भी दिया है। शौचालय हिंदू के घर में भी बना है, मुसलमान के भी घर में बना है। मुफ्त के मकान जो है अगर मुसलमान के बने हैं तो हिंदू के भी बने। हमने कभी जो है विकास कार्यों में ट्वीट की गई है, मैं उस पर भी आऊंगा, मैं आपकी इस बात पर भी आऊंगा। जयंत चौधरी ने भी और अखिलेश यादव ने भी एक तस्वीर अभी साझा की है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है श्री जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ हाथ मिलाते हुए आरएलडी को 36 सीटें दी जा सकती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और बेहद महत्वपूर्ण ये इसलिए भी हो जाता है, अगर हम बात करें तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, और यहां से अगर आप चलते रहिए फिर मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, ये पूरा एक क्षेत्र है जहां पर असर कितना पड़ेगा इसका। राजीव राय जी, इस तस्वीर को जो ट्वीट किया गया है, क्या संकेत, क्या संदेश? संकेत और संदेश साफ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आ रही है, और जब आप कोई वर्ग विशेष की बात कर रहा है, वर्ग विशेष की राजनीति कर रहा है, वर्ग विशेष के नाम पर ध्रुवीकरण की बात कर रहा है, उसको मैं ये समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, कब से भी आंखें खोलो। उत्तर प्रदेश के समाज का हर वर्ग, हर जात, क्योंकि जब बेरोजगारी आई तो सबके लिए आई, महंगाई सबके लिए आई, सबकी लाशें गिरी, सबको झेलना पड़ा है। किसान के हर बेरोजगारों की कोई जात धर्म नहीं होता है,
बीमारों का कोई जात धर्म नहीं होता है, अपराधियों का कोई जात धर्म नहीं होता है। तो जो समाज का हर वर्ग पीड़ित है, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि इन लोगों को वापस वही भेजना है, क्योंकि इनकी नैतिक और राजनीतिक साहस नहीं कि उन मुद्दों पर आए। नौजवान मेरे आते हैं या लाठी खाते हैं। बीईडी टीईटी वालों से खाली योगी जी ने, मोदी जी ने भी कुछ कहा था, शिक्षा मित्रों से मोदी जी ने भी कुछ कहा था। राजेश मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के भी हमारे साथ जुड़े हैं, एमएच खान साहब भी हमारे साथ हैं, उनकी भी एक प्रतिक्रिया जल्दी से ले ली जाए। कंप्लीट 10 सेकंड में कंप्लीट कर लेने दीजिए। बार बार बोल रहा हूं कि कोरोना काल में अपनी छाती पीटते हैं। और मैं एक फिर उदाहरण दे रहा हूं, डॉक्टर आज भी इंतजार कर रहे हैं कि 25% जो उनको इंसेंटिव मिलना था कोरोना काल में इलाज करने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रसोइयों का 8 महीने का वेतन नहीं मिला। उत्तर आपको जरूर देंगे, लेकिन राजेश मिश्रा जी, सिलेंडर दे लिया, गैस कांग्रेस इस पूरी रेस में कहां है? क्या योगी आदित्यनाथ की इस बात में दम है कि 2017 के बाद तुष्टीकरण की राजनीति वो खत्म करना चाहते हैं? लेकिन इसी बीच ये जो तस्वीर आई है आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक साथ, क्या संदेश यहां पर? क्या कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है कि बाहर ही रहेगी? देखिए, पहले आपने शुरू किया आदरणीय योगी जी की बात से। आज उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच में बहस का विषय ये नहीं है कि किसने अब्बाजान कहा, किसने पाकिस्तान कहा, किसने हिंदू कहा और किसने साइन बाग कहा है। आज उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर विषय ये है कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ी, पिछले 4-5 सालों में महंगाई इतनी क्यों बढ़ी। आज लोगों के अंदर बहस का विषय ये है। जो पुरुष है उत्तर प्रदेश में वो तो डीजल और पेट्रोल से परेशान है क्योंकि वो गाड़ी से चलता है, लेकिन महिलाएं अपने किचन को नहीं चला पा रही हैं। महिलाएं परेशान है कि तेल की कीमत क्यों बढ़ी, सब्जियों की कीमत क्यों बढ़ी, चावल की, दाल की और आटे की कीमत क्यों बढ़ रही है। महिलाएं इससे परेशान है, नौजवान इससे परेशान है। उससे ये कहा गया था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे हम। ठीक। और आज उत्तर प्रदेश की स्थिति, 1 मिनट सुन लीजिए गौरव भाई, उत्तर प्रदेश की स्थिति है कि जिस गुजरात मॉडल की हम लोग कल्पना करते थे, बात करते थे, आज नौजवानों के नौकरियों में भी गुजरात मॉडल हावी हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट पर आउटसोर्सिंग से नौकरी दी जा रही है, किसी को परमानेंट नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो असली विषय मुद्दा यह है, किसान अलग परेशान है, व्यापारी अलग परेशान है, नौजवान अलग परेशान है, मध्यम वर्ग अलग परेशान है। महंगाई की चपेट में पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान है। तो आज बहस का विषय सबसे बड़ा ये है। और आपने अभी एक जो फोटो दिखाई है आदरणीय अखिलेश जी की और जयंत चौधरी जी की, ये मुद्दा उनका अपना मुद्दा है कि वो समझौता करते हैं, कितने सीट पे करते हैं, कितने पे नहीं करते हैं। और जब तक ये फाइनल ना हो जाए अभी उस पर कुछ बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी जो आपने ही बताया कि जो उन्होंने ट्वीट किया है, ये कहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब अभी वो परिणाम तक नहीं पहुंचे हैं। अभी क्या आप भी इस समझौते की इस रेस में क्या कांग्रेस पूरी तरह से अलग लड़ेगी, अकेले लड़ेगी सभी 403 सीटों पर, या आप भी समझौते की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि 36 सीटें दी जाएंगी आरएलडी को, ऐसा सूत्र बता रहे हैं इस समय। 136 आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी कि कांग्रेस अकेले 403 सीट पर चुनाव लड़ेगी। और जिस तरह कांग्रेस मेहनत कर रही है, जिस तरह आदरणीय प्रियंका जी के लीडरशिप में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता लगा हुआ है और खुद वो रातों दिन मेहनत कर रही है, तो हम 403 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और कांग्रेस अकेले 403 सीट पर लड़ेगी। ठीक, आप अकेले 403 सीटों पर लड़ने की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। प्रेम शुक्ला जी, ये ना अब्बाजान मुद्दा है, ना शाहीन बाग मुद्दा है, ना ही मुद्दा जिन्ना है, महंगाई है मुद्दा, और भारतीय जनता पार्टी उस पर उत्तर देने में सक्षम नहीं है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। जी, ये देखिए, आप कृपा करके 2004 से 2014 के गौरव सावंत जी, आप आंकड़े निकाल लीजिए। मुद्रास्फीति दर औसतन 10% थी, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 4.5% रही। तो मुद्रास्फीति यदि 10% की दर से, और आपको ध्यान होगा जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 में सरकार छोड़ी थी, तब 35 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव था, और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने छोड़ा तो 85 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव था। तो ये 50 रुपए आपने प्रति लीटर पेट्रोल का भाव 2004 से 2014 में तब बढ़ाया जब आपने लाखों करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी करके भविष्य की सरकारों के लिए आपने कर्ज का बोझ पेट्रोलियम बॉन्ड्स का देकर गए थे। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बेहतर काम। दूसरी बात, जो बेरोजगारी ही कर रहे हैं, CMIE के आंकड़े हैं कि 2017 में उत्तर प्रदेश में 17.5% बेरोजगारी दर थी, जो कि
2021 में 4.5% है। तो ये सीधा सा संकेत है कि हमने बेरोजगारी भी नियंत्रित किया है। 4 लाख लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरियां 4 लाख दी गई हैं। तो ऐसे में हमने तो काम किया है, और हमने काम किया, अपने काम पर वोट मांग रहे हैं। हमने काम नहीं किया होगा, जनता हमको नहीं वोट देगी। 2014 में भी यही बातें सपा, कांग्रेस, बसपा करती थी, 2017 में भी यही करती थी। 2019 में जब बबुआ और बुआ एक हुए थे तो सबने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। क्या परिणाम आया सबने देखा है। तो ऐसे में इनको दावे करने दीजिए, जो हकीकत है वो जनता को पता है। जनता काम पर वोट देगी। एमएच खान साहब, एआईएमआईएम पर समाजवादी पार्टी तो यह आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी की बी टीम है। योगी आदित्यनाथ ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बता रहे हैं। एआईएमआईएम की जो मौजूदगी है उत्तर प्रदेश में, वो किसकी मदद कर रही है, किसको नुकसान पहुंचा रही है, और कौन ध्रुवीकरण कर रहा है यहां पर? खान साहब, क्या गौरव जी मेरी जरूरत है इस डिबेट में? आप 20 मिनट से तो आप 20 मिनट से तो जिसका 165 भी नहीं है उसी का 2 बार बाइट ले रहे हैं। जिसका 1 MP है उससे आप बाइट ले रहे हैं, जिसका 5 MP है उससे बाइट ले रहे हैं, जिसका 10 MP है उससे आप बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। 20 मिनट से तो मैं बैठा हूँ, देख रहा हूँ आप तमाशा आपका। आप क्या करना चाह रहे हैं? खान साहब आप ही से पूछा है। खान साहब आप ही से पूछा है। हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं, आप खुद हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं। आप किसी को नहीं एक साथ निकाल देखना चाहते हैं, आप सबको बराबर से निकाल देखना का। अगर एंकर का यही काम है कि खाली यही हिंदू मुसलमान कहने का, तो मुझे मत बुलाए कीजिए, मुझे जरूरत नहीं है आपके पास आने। तो ये बताइए, ये असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र किया कि नहीं किया, असदुद्दीन ओवैसी ने शाहीन बाग कहा कि नहीं कहा? आप ये बताइए, योगी आदित्यनाथ ने अब से थोड़ी देर पहले अब्बा जान और चाचा जान को चेतावनी के अनुयायियों को चेतावनी दी कि नहीं दी? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ये तो नेता हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, नेता हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो, नेता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुसलमान में ही लड़ा रहे हो, नेता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे खान साहब, जो आपसे प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर दीजिए। मुझे बहुत खेद के साथ करना पड़ रहा है। खान साहब, जैसा एंकर भी यही काम कर रहा है। एंकर कैसे कर रहा है? अब एंकर प्रश्न भी ना पूछे, मुंह बांधे बैठा रहे, पार्षद भी ना हो उत्तर प्रदेश में, जिसका मुंह बांधे बैठा रहे, एक पार्षद ना हो। अरे आप जवाब देने से बच रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, आप जवाब देने से बच रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, तो ऐसा बोलिए। आप सवाल तो पूछना नहीं चाहते हैं, पूछिए, फिर जवाब दीजिए। फिर क्या समझ रहे हैं? किसको एआईएमआईएम की मौजूदगी का क्या असर है या नहीं है? बहुजन समाज पार्टी चिंतित है कि नहीं है? आप कहते हैं ये जो पिक्चरों में, फिल्मी दुनिया में जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वो स्क्रिप्ट लिखी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और असदुद्दीन ओवैसी के लिए कि तुमको ये बोलना है। जैसे ही तुम बोलोगे, मैं चील झपट्टे की तरह से इस चीज को पकड़ लूंगा। एनआरसी में, सीएए में कहा थे? असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली में बैठे थे क्या, या लखनऊ में आके बैठे थे क्या? तो पूछिए ना असदुद्दीन ओवैसी से और वारिस पठान से, क्यों नहीं बनाया जा रहा महंगाई का मुद्दा, क्यों नहीं बनाया जा रहा बलात्कार का मुद्दा? यही तो पूछिए फिर आप। वारिस पठान बैठे ब्रॉडकास्ट पर, पूछिए आप वारिस पठान से। आप मैसेंजर को क्यों गोली मार रहे हैं? संदेशवाहक को क्यों गोली मार रहे हैं आप? बताइए। अब खबर आएगी तो अब सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? वारिस पठान उत्तर दीजिए। एमएच खान कह रहे कि आप बी टीम में बीजेपी की। 2017 में चुनाव लड़ चुके हैं 70 सीट पर, एक में 530 वोट पाए। देखिए साहब, ये बी टीम बोलने वालों को मैं याद दिलाता चलूं कि बहन मायावती जी कितनी मर्तबा भाजपा के साथ सत्ता में रही, बहन मायावती जी कितनी मर्तबा भाजपा के स्टेज से भाजपा की तायीद की कि भाजपा को वोट दो। कौन बीटी में, कौन सिटी में? अरे सब बौखलाहट और घबराहट का नतीजा है गौरव साहब। अभी प्रेम शुक्ला साहब भाजपा के प्रवक्ता है, उन्होंने एक संविधान की बात की, जबकि संविधान को तो मानते नहीं है। इन्होंने कहा है ये जो आंदोलन है ये गलत है। अरे मैं बोलना चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी, कभी संविधान को पढ़ लो। संविधान ने अधिकार दिया है हमको कि अगर हम सरकार की किसी नीति से या सरकार के कानून से असंतुष्ट हैं तो हम पीसफुल वे में अपना आंदोलन कर सकते हैं। हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन किया, सरकार को घुटने पर टिका दिया। आज सरकार को तीनों कृषि बिल वापस लेना पड़ा क्योंकि वो असंवैधानिक था। इसी तरह हमारा डिमांड है सरकार से कि आपने जो सीएए एनआरसी का कानून लाया है उसको भी वापस लिया जाए क्योंकि असंवैधानिक है। संविधान इजाजत नहीं देता रिलीजियस बेसिस के ऊपर कोई भी कानून बनाने का। तो क्या गलत कर रहे हैं? और अगर आप नहीं करेंगे तो हम संविधान के दायरे में रहकर पीसफुल प्रोटेस्ट शाहीन बाग का तरह करते रहेंगे। हम तो शाहीन बाग में भी थे, बीएसपी वाले बोलते हैं कि हम नहीं थे। साहब आप जरा वीडियो वगैरह पुराना देख लीजिए, मैं खुद गया था
हम खुद जहां जहां प्रोटेस्ट था वहां मौजूद थे और उनके साथ में थे, क्योंकि आपको तो मुसलमान के लिए कुछ करना नहीं है ना साहब। आपको तो मुसलमानों की आवाज बनना नहीं है, आपको 19% मुसलमानों के वोट चाहिए, आपको सत्ता की कुर्सी पे आके बैठ जाना है, मगर मुसलमानों के हित के लिए कुछ नहीं करना है। उनको ना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कराना है आपको, ना उनको सत्ता में हिस्सेदारी देनी है। आपको जवाब देना चाह रहे हैं, दड़ी बिछाने के काम में आएगा, रमजान में हमको खजूर खिला देगा। अब वक्त बदल गया, अब वक्त बदल गया सर, वक्त बदल गया, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब हमारा टाइम आ गया है। पब्लिक समझदार हो चुकी है उत्तर प्रदेश की, और उनको एक ऑल्टरनेटिव चाहिए था। आज तक सिर्फ एसपी, बीएसपी, कांग्रेस इसी के झमेले में उलझे हुए थे, जाए तो जाए का। आज उनके पास ऑल्टरनेटिव के रूप में असदुद्दीन ओवैसी खड़े हैं, जो उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, और यूपी की जनता हमारे साथ देगी और इंशाल्लाह चाचा जीतेंगे उत्तर प्रदेश, योगी को हराएंगे, बीजेपी को हराएंगे। हराने की अरे बेटा मेरी बात सुनो, इंशाल्लाह चाचा हराएंगे। बेटा ये बताओ कितनी विधानसभा सीटें हैं चाचा हराएंगे। बेटा ये बताओ मुझे कि उत्तर प्रदेश में कितनी एक जमाने में बीजेपी की 2 थी, आज 350 पे चले गए। इंशाअल्लाह की जात से यकीन है कि हम भी हमारा खाता खोलेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरी फोर्स के साथ लड़के जीतेगी। दाढ़ी वाले मुसलमान को बोलने नहीं दोगे तुम दाढ़ी वाले मुसलमान को नहीं बोलने दोगे। ये तुम उन लोगों को बोलने दोगे जो जिनके पास दाढ़ी नहीं है। तो आप भी बोले चाचा, हमने कहा अब तो हम बोलेंगे, आपको सुनना पड़ेगा ना चाचा। बेशर्मों की तरह बात कर रहे हो। एक बुजुर्ग, एक दाढ़ी वाला आदमी है, उससे बात नहीं सुनना चाहते। तो आप मुसलमानों की बात कर रहे हो, एक एक तुम क्या वो मुसलमानों की बात करोगे? एक मुसलमान की बात सुनना नहीं पसंद कर रहे हो। क्यों नहीं करूंगा? मुसलमानों की हम तो नहीं करते, आपको तो सिर्फ उनके वोट चाहिए मुसलमानों के, उनके लिए कुछ करना तो नहीं है आपको, मगर मैं तो मुसलमानों को लीडर बनाना है। वोट भी हमारा होगा इस मरतबा, जीत भी हमारी होगी इंशाअल्लाह, सत्ता भी हमारी होगी। ये याद रखना, हिस्सेदारी की लड़ाई है, बराबरी की लड़ाई है, और हम हमारे अधिकार लेके रहेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में चाचा। वारिस पठान जी, खान साहब को बोलने दीजिए। खान साहब केवल आप बोलेंगे। खान साहब बोलिए ना, बोलिए प्लीज, आप बोलिए। देखिए ये इस तरह का डिबेट ये करते हैं। ये एक मुसलमान जो दाढ़ी वाला मुसलमान है उसको भी बोलने नहीं दे रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बात कर रहे हैं। ये शर्मनाक बात है ये। और ये 100 सीट पर लड़ रहे हैं, बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। 100 सीट पर कोई बन सकता है? बेबुनियाद इल्जाम लगाएगा। अब देखिए ये बोल रहे हैं, आवाज कम कराइए इनकी, इनकी आवाज कम कराइए, भी नहीं कर सकता, इनकी आवाज कम कराइए। और ना मैं चुप हो जाता हूं। इल्जाम लगा रहे हो। वारिस पठान जी, खान साहब को बोलने दीजिए। बुजुर्ग सफेद दाढ़ी का हवाला दे रहे हैं। वारिस पठान जी आपसे निवेदन है, खौफ दिल में रखो चाचा, खुदा का खौफ रखो। आखिरत है, आखिरत में जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के सामने जाके। झूठ नहीं बोलने का, झूठ नहीं बोलना, मुसलमान की इज्जत करना सीखो, झूठ नहीं बोलने का, गाली मत दो, वरना अशर के मैदान में आपका गिरेबान पकड़ा जाएगा चाचा कि आपने झूठ बोला था नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ के, हमारी पार्टी के बारे में, हमारे कायद के बारे में आप झूठ बोला था आपने। व्यापारियों को यहाँ से खदेड़ भगाएगा, तुम्हारे जैसे व्यापारियों को यहाँ से खदेड़ भगाएगा। 100 सीट पर लड़ रहे हो, शर्म आनी चाहिए। पूरी बिल्कुल भगाएगा, 100 सीट पे बिल्कुल कोई भगाएगा। सरकार में नहीं आ सकता। 100 सीट पे प्रदेश का मुसलमान इस मरतबा हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा है, और वो यकीनन इंशाअल्लाह उनको उम्मीद है कि हमारे को वोट देगा और हमारे कैंडिडेट्स को। सही बात है। एक एक करके मेरा दोनों से निवेदन है, सविनय निवेदन है, दोनों से निवेदन है, एक एक करके। खान साहब आप अपना पक्ष रखिए, वारिस पठान जी उसके बाद आप अपना पक्ष रखिएगा हमारे साथ, और कांग्रेस, सपा और भाजपा के भी प्रवक्ता हैं, सभी की बातें सुनेंगे। वारिस पठान जी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो केवल 100 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो 100 सीटों पर लड़ना गलत क्यों है खान साहब? वो तो ये कह रहे हैं जहां पर वो मजबूत है, एक असर डाल सकते हैं, वहां लड़ रहे हैं वारिस पठान जी। ये AIMIM का पक्ष है। खान साहब अपना पक्ष रखिए, फिर मैं बाकी अतिथियों के पास जाऊंगा। देखिए ये बार बार कह रहे हैं कि हम वहां सरकार बनाएंगे। क्या 100 सीट पर लड़के कोई सरकार बना पाया आज तक? 403 विधानसभा सीट है। अगर हिम्मत है, औकात है, तो 403 में लड़े, हर पार्टी को लड़ने का अधिकार है। लेकिन ये 100 सीट ये स्क्रिप्ट लिखी गई है, क्या नाम है, दिल्ली में, नागपुर में लिखी गई स्क्रिप्ट। अब ये एक स्क्रिप्ट दे दी गई है ओवैसी को, एक दे दी गई बीजेपी को कि यही बोलना है, यही करना है, हिंदू मुसलमान करना है, मुद्दों पर बात मत करना, कत्ल पर बात मत करना, किसानों पर बात मत करना, महंगाई पर बात मत करना, बलात्कार पर बात मत करना।
और ये जिस तरह से ये मुसलमान, प्रेम शुक्ला जी, मुसलमान हूं, प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास भी आऊंगा क्योंकि आरोप सीधा आप पर लग रहा है कि ये आप चुपचाप अभी बैठे सुन रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूरी स्क्रिप्ट लिखी है और ये स्क्रिप्ट वारिस पठान जी को और उनकी पार्टी MIM को आप लोगों ने सौंप दी है। प्रेम शुक्ला जी पहले आप, फिर वारिस पठान जी आप, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास भी आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से उत्तर दीजिए। जी 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 गौरव जी, सांप्रदायिक स्क्रिप्ट लिखने का आरोप तो हम पे लगा रहे हैं, लेकिन सफेद दाढ़ी और दाढ़ी वाला मुसलमान, बिना दाढ़ी वाला मुसलमान, ये अंतर कौन कर रहा है? मुसलमानों में भी ध्रुवीकरण कि दाढ़ी वाले अलग हो जाएंगे, बिना दाढ़ी वाले अलग हो जाएंगे, सफेद दाढ़ी वाले अलग होंगे, काली दाढ़ी वाले अलग होंगे, टोपी वाले अलग होंगे, बिना टोपी वाले अलग होंगे, रोजादार अलग होंगे, बिना रोजेदार अलग होंगे। साहब, आप सांप्रदायिकता को आप कितने सूक्ष्म स्तर तक ले जाएंगे? कृपा करके ये भी स्पष्ट कर दीजिए। अब मैं तो किसी के बीच में नहीं बोल रहा था गौरव जी, ये मेरे बीच में कोलाहल क्यों है? गौरव जी, मेरे बीच में कोलाहल क्यों? खान साहब, जब वारिस पठान जी बीच में बोल रहे थे, मैंने उनसे निवेदन किया था कि वो चुप रहे। खान साहब, अब आपसे निवेदन है, 2 मिनट आपसे निवेदन है। प्रेम शुक्ला जी को अपना पक्ष रखने दीजिए, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी को चाचा बोल के दिखाओ, किसी के नरेंद्र मोदी जी को चाचा। खान साहब निवेदन है आपसे। खान साहब सभी ने निवेदन है, एक प्रेम शुक्ला जी अपना पक्ष रखें, फिर राजीव राय जी, फिर राजेश मिश्रा जी। चचा जान आराम से, चाचा जान बोल के दिखा दो। चाचा जान आराम से, शांति शांति, ओम शांति। चचा जान, चचा जान ओम शांति, चचा जान ओम शांति, शांति शांति शांति, ओम शांति। चचा जान गला फट जाएगा। मैं आपके बुजुर्गियत का जो है, आपके बुजुर्गियत का सम्मान कर रहा हूँ। आप क्यों अपना अपमान कराने पर आमादा है जनाब जी? खान साहब, जनता वैसे ही आपको अपमानित करने पर आमादा है, आप उससे भी क्यों अपमान कराना चाहते हैं? आराम से, शांति से। अच्छा, एक मिनट खान साहब, केवल हालांकि आपके शब्द को केवल प्रेम शुक्ला जी अपना पक्ष रखेंगे, फिर खान साहब मैं आप ही के पास आऊंगा। क्या तरीका है गौरव जी? गौरव जी, ये क्या तरीका है? ये खान साहब लगातार चिल्ला रहे हैं। खान साहब, अगर ये स्क्रिप्टेड है तो परेशानी ज्यादा, अगर ये स्क्रिप्टेड है तो फिर आप स्क्रिप्टेड क्यों हैं? खान साहब, ये बौखलाहट क्यों? खान साहब इतने एक मिनट शांत हो जाइए। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात पूरी कीजिए। ये पूरी स्क्रिप्ट आपकी, यानी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में रची गई है और दी गई है AIMIM को। देखिए गौरव जी, एक जमाना था जब सपा बसपा को कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा करती थी। ऐसा समय भी आया कि उसी सपा बसपा के साथ कांग्रेस को जाकर मिलना पड़ा। सपा और बसपा की दुश्मनी होती थी और बसपा को सपा जो है भाजपा की बी टीम कहती थी। कालांतर में वही जो है बुआ बबुआ जो है एकत्र आए और फिर भी चुनाव हार गए। तो अब इनके पास जो है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास का मार्ग प्रशस्त किया है, जनता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर मुदित है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सतत जनादेश दे रही है, उसके कारण इनको पीड़ा है। अब इनको लगता है कि हम किसी तरह ध्रुवीकरण कर लें, हम किसी तरह मुसलमानों को भड़का के उनका वोट ले लें, कुछ जातियों को हम बिखेर दें, हिंदुओं को बांट दें, मुसलमानों को एकत्र कर लें और चुनाव जीत जाएं। साहब, इस देश की जनता बहुत जागरूक है, मुसलमान भाई भी बहुत जागरूक है, हिंदू तो जागरूक है ही है, और ऐसे में विकास पर ही वोट मिलने वाला है। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को हमेशा से कि भाई जब मुसलमानों का मुहर्रम आएगा तो जुलूस निकलेगा, हिंदुओं की दुर्गा पूजा का जुलूस प्रतिबंधित हो जाएगा, गौ हत्या जो है वो अलाउ कर दी जाएगी, गली गली में गायें काटी जाएंगी। आप ये जो सब हरकतें करते थे कि ऐसी स्थिति थी कि सामान्य किसानों के मवेशियों को समाजवादी पार्टी के शासनकाल में रोज गौ तस्कर चुरा ले जाते थे और काट कर जो है उसका मांस बेच देते थे। यहां तक कि उनका दुस्साहस हो गया था कि आजम खां की भैंसे तक खोल ले गए। ऐसी स्थिति से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने में माफिया से मुक्त कराया है, तस्करों से राजीव राय जी इसका उत्तर देंगे क्योंकि सीधा आरोप सपा पर। आतंकवादियों का धर्म पूछकर आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे वापस लेते थे, ऐसे आतंकवादियों से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराया गया है। इसके कारण उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिसको अपना एजेंडा फैलाने की कोशिश करना है करें, किंतु अराजकता कोई फैलाएगा तो उसके खिलाफ। राजीव राय जी, भारतीय जनता पार्टी बार बार यह दावा कर रही है कि वो तो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जो उन्होंने काम किया उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। इस चुनाव से पहले पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र तो अखिलेश यादव ने किया।
शाहीन बाग का जिक्र तो असदुद्दीन ओवैसी ने किया। जेपी नड्डा ने आज कानपुर में कहा कि यह चुनाव राष्ट्रवादी विचारधारा और जिन्नावादी सोच के बीच है। गौरव जी, आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इस प्रोग्राम के बाद जरा रिव्यू कर लीजिएगा कितना टाइम शोरगुल में खत्म हुआ और कितना टाइम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को दिया गया। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ भी ईमानदारी बरती जाएगी। बिल्कुल साहब, जब विकास की बात करते हैं ना, तो उत्तर प्रदेश के जख्म पर नमक छिड़कने का काम करते हैं आप। वो झूठ भी इतने सलीके से बोला कि एतबार नहीं करता तो और क्या करता। आप विकास की बात करते हैं, 4.5 साल बीत गया, नाम बदलने का काम करते रह गए। एक प्रोग्राम यहाँ नहीं है जिसका शिलान्यास और उद्घाटन आपने किया हो। लखनऊ में बैठा हूँ आपके स्टूडियो में सावंत जी, आप इधर से जिधर भी देखिए तो जिस सचिवालय में मुख्यमंत्री जी बैठते हैं वो समाजवादी पार्टी ने है। जहां अंतर्राष्ट्रीय मैच कराते हैं वो समाजवादी पार्टी ने बनाया है। जिसको अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर लाया वो गोमती रिवर फ्रंट समाजवादी पार्टी का, और अन्य सरकारों का भी काम दिख जाएगा, इनका कहीं काम नहीं दिखेगा। गौरव जी, आप पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात शुरुआत में ही कर रहे थे, मैं फिर आपको याद दिला दूं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 60% पैसा समाजवादी पार्टी ने दिया था, अलाइनमेंट हमने दिया था। इनको टेक्निकलिटी भी वहां नहीं पता है कि सिलिकॉन सीट क्यों वहां से हटा दिया गया, कांग्रेस रोड कांग्रेस के हिसाब से मेडल क्यों कम कर दिया गया। इनको ये भी नहीं पता है कि प्रधानमंत्री जी जिस महिला की इज्जत से शौचालय को जोड़ते हैं, 340 किलोमीटर पर आदरणीय प्रेम शुक्ला जी की बेटी बहन और माँ अगर चली जाए, गौरव सावंत के घर से कोई महिला चली जाए, मेरी बेटी बहन माँ चली जाए, तो 340 किलोमीटर आप चले जाएंगे, कहीं कोई शौचालय नहीं दिखाई देगा, गाड़ी खराब हो जाएगी तो कोई बनाने वाला नहीं दिखाई देगा। इनको तो झंडा दिखाना था, और मैं बता दूं उससे पहले झंडा क्या मैंने ही फीता काट दिया था मऊ में, अगर पता हो तो। इनको ये अपराधियों की बात करते हैं। हिंदुस्तान में कोई दूसरा ऐसा मुख्यमंत्री बता दीजिए, कोई दूसरा ऐसा प्रदेश बता दीजिए जहां के शपथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेने वाले व्यक्ति तमाम आपराधिक मुकदमों से सुशोभित हो। ऐसे मुकदमे कि जिसके ऊपर गैंगस्टर लग जाए, लेकिन ऐसे लोग सत्ता में हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, आज तक नहीं बोल रहा है, कोई पार्टी नहीं बोल रही है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा अपराधी इस सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री और सांसद और विधायक। एडीआर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए साहब। आपके साहब अमित शाह आते हैं, बोलते हैं कि 12 बजे रात को भी महिलाएं चली जाती है। अरे मान्य मोटा भाई, अपने आंकड़े पढ़ लो, एनसीआरबी के आंकड़े बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति अपराध होता है। तो झूठ बोलते रहो, जोर जोर से बोलते रहो। रोजगार के आप दावे कर रहे थे 4.5 लाख तो रोजगार। आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, आपका कार्मिक विभाग आरटीआई की सूचना के जवाब में कहता है कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आप बोर्ड लगाते हो बेंगलोर एयरपोर्ट के बाहर, हैदराबाद एयरपोर्ट के बाहर, यहाँ सारे पेपर लिख कर आते हो। महंगाई पर आप बात नहीं करना चाहते, बेरोजगारी पर आप बात नहीं करना चाहते, अपराध पर आप बात नहीं करना चाहते, लेकर हिंदू मुसलमान, अरे गरीबी सबकी आई है। यही तो मेरा प्रश्न था। देखिए, मैंने आपको पूरे समय बिल्कुल नहीं रोका, लेकिन यही तो मेरा प्रश्न था। जब इतने मुद्दे हैं तो जिन्ना का महिमा मंडन क्यों किया अखिलेश यादव ने? जब इतने मुद्दे हैं, आप जब बोल रहे थे मैंने आपको नहीं रोका, फिर जिन्ना का महिमा मंडन क्यों? मैं जवाब दे रहा हूं आपको। महिमा मंडन जाके जैसी भावना ताकि ऐसी सोच, महिमा मंडन जिसको लगाओ। एकेडमिक इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड में दर्ज दे रहे हैं, महिमा मंडन सरदार पटेल का कर रहे थे। महिमा मंडन उनके निर्णय लेने की क्षमता पर कह रहे थे। महिमा मंडन कह रहे थे कि जमीन से जुड़े फैसले लेने का हक था, लेकिन जिनको जो खोजना है वो खोज लेंगे। मैं फिर बोला हूं, और क्या लगता है कि उससे आगे और पीछे कोई कुछ नहीं बोला है। गैस को लेकर हमने लाठी नहीं खाई है, किसानों को लेकर मैं जेल में नहीं गया हूं स्वयं, और आपका अखबार आपके टीवी चैनलों पर नहीं चला है। किस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने संघर्ष नहीं किया है, उन मुद्दों को भी तरजीह दिया करिए ना। एक एकेडमिक बात कह दिया उन्होंने, उसको तोड़ बरोड़ कर सबने लपक लिया। वो जो बातें कर रहे थे पूरा कंटेक्स्ट सरदार पटेल का कर रहे थे, और आज भी हम कर रहे हैं। हमारे लिए मुद्दा क्या है? मैं बोलता हूं आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, आप अयोध्या आइए, अपने घोषणा पत्र को लेकर पढ़कर भगवान राम के सामने बोल दीजिए कि ये घोषणा पत्र किसानों का है, दुमगुनी हो गई, रोजगार मिल गया, 17 लाख नौकरियां। प्रेम शुक्ला जी उत्तर दीजिए। समाजवादी पार्टी बार बार यही आरोप लगा रही है, विकास अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी बात करें, लोगों के जीवन की सुधार की भी बात करें, तो बीजेपी केवल तख्तियां बदल रही है, काम सपा ने किया है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए मेरे बीच में मुझे लगता है राजीव जी नहीं बोले, मैंने बहुत संयम से सुना। इन्होंने जो है आगरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, सबको ध्यान होगा। 80% काम सिर्फ पूरा हुआ था, ना टॉयलेट ब्लॉक्स पूरे हुए थे, ना सर्विस रोड बना था,
न फ्यूल स्टेशन था किसी प्रकार का, और 20% काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद 2018 में, लेकिन आनन फानन में उद्घाटन कर दिया गया था। अब जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, सिर्फ 25% लैंड का एक्विजिशन हुआ था और उसका टेंडर इश्यू कर दिया गया, जो कि हमारे जो नियमावली है उसके विरुद्ध। जब तक आप 90% लैंड एक्वायर नहीं कर लेते हैं, भूमि अधिग्रहण नहीं कर लेते हैं, तब तक आप टेंडर इश्यू नहीं कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश सिंह यादव ने यह भी काम किया। और जो बात की जा रही शिलान्यास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 2018 को हुआ, 2018 में अखिलेश सिंह यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं हुआ करती थी। आप जो भ्रष्टाचार करते, और आपको याद होगा जब आगरा एक्सप्रेसवे बना था, किस तरह से गाड़ी 20 फीट नीचे चली गई थी, तो क्वालिटी आपकी क्या थी लोगों ने जाना था। बेरोजगारी पर मैंने उत्तर दिया कि 17.5% बेरोजगारी दर CMIE के अनुसार 2017 में थी, जब अखिलेश सिंह यादव की सरकार थी, जो आज 4.5% है। 13% जो है बेरोजगारी नीचे लाने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुआ। पर कैपिटा इनकम जो इकोनॉमी में सबसे बड़ा प्रति व्यक्ति आय बढ़ना, सबसे बड़ा किसी के विकास का जो है मानदंड माना जाता है, डबल कर दिया गया 4.5 वर्षों में। GDP डबल हो गई, खर्च आप देखिए डबल हो गया। किसानों का कर्ज 38,000 करोड़ रुपए पहले ही कैबिनेट की बैठक में किसने माफ किया? 1.5 लाख करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान किसने किया? 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को LPG गैस कनेक्शन किसने दिया? 24 घंटा बिजली जो है मुख्य शहरों में, 18 घंटे बिजली ग्रामीण इलाकों में किसके कार्यकाल में रहती है? ट्रांसफार्मर जल जाता था, पूरी फसल की बुआई का मौसम निकल जाता था, वो ट्रांसफार्मर बनता नहीं था। आज घंटे भर में ट्रांसफार्मर बनता है। ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है 403 में जिसमें 1000 करोड़ रुपए से कम का विकास कार्य। वारिस पठान जी, ये सारी बातें जो हो रही है, देखिए ये मुद्दों पर तो ऐसा सरकार और विपक्ष बात कर रहा है। जी ने किया है आरोप, और हम सारे काम गिनाकर काम के बल पर वोट मांग रहे हैं। आप काम पे बल पर वोट मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन वारिस पठान जी, आपने बसपा और सपा दोनों की बात सुनी, लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि आप जो सरकार के विरुद्ध वोट या भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो वोट जा सकते हैं, आप केवल उसको काटने में लगे हैं। मुसलमान वोट आप बांट रहे हैं, और मुस्लिम बहुल इलाकों में अगर भारतीय जनता पार्टी की 2017 में भी जीत हुई तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी वजह से बीजेपी उन इलाकों में जीती। ये गलत है, इल्जामात है, ये तो हम पे लगते आए। मगर मैं आपको बताता चलूं गौरव भाई, मैं एजेंट हूं उन लोगों का जिन्होंने हमारे देश के खातिर अपनी जानें दे दी, शहीद हो गए, जिसकी वजह से हमारा देश आजाद हुआ। मैं इन लोगों के एजेंट, जिसको बोलना है बोलते रहे। मुझे लखीमपुर के अंदर थार से कुचल दिया गया था हमारे किसानों को, जो संवैधानिक तौर के ऊपर वहां पर आंदोलन कर रहे थे। आज भी उनका पिताजी इनके साथ सत्ता के अंदर बैठा हुआ है, मिनिस्टर है। क्यों उसको नहीं निकाला? ये अपनी आंखों के अंदर उंगली नहीं डालेंगे। ये चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस अलेक्जेंडर किसने लाया था? भाजपा ने लाया था। कौन ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है? भाजपा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने क्या लाया? जिन्ना। क्यों लाया गया था? ध्रुवीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? समाजवादी। ये दोनों एक सिक्के के पहले, और अब इनको लग रहा है कि जनता इनकी बात को समझ गई है, तो इल्जाम हम पे लगाएंगे। अरे हम तो विकास की बात कर रहे हैं ना, हम तो हमारे अधिकार की बात कर रहे हैं। और शाहीन बाग अगर बन रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करके राजेश मिश्रा जी, अगर शाहीन बाग बन रहा है तो क्या गलत है? एक प्रोटेस्ट है, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? गौरव भाई, कष्ट होता है जब इतने बड़े चैनल पर आप ऐसा पत्रकार इस तरह की डिबेट कराता है, दुख होता है। यदि आपने अभी राजीव राय जी की बात पे कहा था कि मुझे टॉपिक इसलिए बदलना पड़ा कि कानपुर में मुख्यमंत्री जी ने शाहीन बाग का जवाब दिया है। बीजेपी और योगी जी तो ये चाह ही रहे हैं कि इस तरह के इशू उठे और चैनलों पे इस पे डिबेट हो, और यही काम ओवैसी जी भी चाह रहे हैं। और यदि वो दोनों चाह रहे हैं इसलिए आपने टॉपिक बदल दिया तो कष्ट होता है। आपका चैनल बहुत सम्मानित चैनल है, आपके चैनल, आप जैसा पत्रकार है, और इस पे डिबेट इस तरह की बात कराना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। तो अगर ये मुद्दे उठे तो ये डिबेट भी ना हो। अब आप ये कह रहे हैं कि वो कहते रहे, और क्यों ऐसे कह रहे हैं, हम ये प्रश्न भी ना करें। गौरव भाई, हमारी बात सुनिए, आप हम ये प्रश्न भी ना करें। आप डिबेट उनसे कराइए। भैया, मुख्यमंत्री एक चीज कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी शाहीन बाग कहेंगे तो कार्रवाई होगी।
ना बोला देखिए, जाए। प्लीज हमारी बात- हाँ, गौरव समाजवादी भाई, प्लीज पार्टी हमारी अगर बात- जिन्ना कहे गौरव हम भाई- ना प्रश्न गौरव भाई- पूछे। गौरव भाई प्लीज हमारी बात सुन लीजिए, आप तो कब लगातार बोल ठीक, रहे हैं। मैं दूसरी बात नेता कर रहा हूं। बोलते रहे और मीडिया प्रश्न नहीं। ना पूछे। और हमारा आज का प्रश्न यह था कि क्या असदुद्दीन ओवैसी पर समाजवादी पार्टी की बी टीम होने का योगी आदित्यनाथ का आरोप सही है? जो आपके जवाब हमें मिले हैं उनमें 67% कह रहे हैं हां ये सही है, 33% का कहना है नहीं ये सही नहीं है। दंगल में आज इतना ही।